नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन का मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है सबको, कुछ सब्सटेंसेस जैसे सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड बाद में हीट करने के बाद गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली, जैसे सॉलिड को अगर मैं हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट होंगे, डायरेक्टली उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और इधर से इधर अगर जा रहा है तो इसे क्या कहना है, सब्लिमेशन कहना है। और गैस से अगर टेम्परेचर में इस गैस का कम कर दूं तो वापस से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। डिपोजिशन, डिपॉजिट होना, डिपोजिशन। सब्लिमेशन, सर्टन ऑर्गेनिक सॉलिड्स डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली चेंज होते हैं सॉलिड से उसके वेपर फॉर्म में ऑन हीटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द वेपर्स ऑन कूलिंग चेंज बैक टू सॉलिड फॉर्म। उसको अगर मैं कूल करूं, जैसे इधर मैं हीट कर रहा हूं, कूल करूं तो क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिड में गैस जो है वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। The sublimation process is used for separation of those solids which sublime on heating from non-volatile solids। किसके लिए यूज होता है, जैसे अगर मेरे पास दो सब्सटेंस है, उसमें से एक का सब्लिमेशन हो रहा है और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कैम्फर सबको पता है, कैम्फर मतलब कापूर, नॉर्मल जो होता है कापूर, तो भी क्या होता है, उसका सब्लिमेशन होता है। हीट करने के बाद वो डायरेक्टली उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो, अगर मेरे पास है NaCl या NaCl के क्रिस्टल लेता हूँ और कैम्फर के लेता हूँ, तो मैं हीट करूँगा तो क्या होगा, NaCl तो डायरेक्टली वेपराइज नहीं होगा। NaCl क्या है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। और कैम्फर क्या है, इसका सब्लिमेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर मिक्सचर आ रहे हैं, उसमें से एक अगर नॉन वोलाटाइल है और दूसरे का सब्लिमेशन हो सकता है, तो इनको सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉलिड्स विच सब्लाइम ऑन हीटिंग फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स। द प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज। इसमें एग्जाम्पल्स याद रखो, कौन कौन से है, कैम्फर है, नैफ्थलीन है, एंथ्रासिन है और बेंजोइक एसिड है। इन सब का क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ये याद रखो, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन आता है तो ये कम से कम इतने तो एग्जाम्पल याद होने चाहिए, और भी सब्सटेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन का मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इंपॉर्टेंट मेथड इज यूज टू सेपरेट, फर्स्ट कहाँ पे यूज होता है, वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज। अगर अपना वोलाटाइल लिक्विड है और इम्प्यूरिटीज नॉन वोलाटाइल है, उस केस में होगा यूज। या फिर सेकेंड कब यूज हो सकता है, द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दो अगर लिक्विड है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर काफ़ी डिफरेंस है, जनरली 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा डिफरेंस अगर है तभी डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ होगा, ठीक है। इससे अगर कम है तो उसमें अलग टाइप का प्रोसेस आता है, बताता हूँ, वो भी आएगा आगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट तो किसके लिए यूज़ हो रहा है, अगर अपने पास वोलाटाइल लिक्विड है और इम्प्यूरिटीज़ क्या है, नॉन वोलाटाइल है, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर दो लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, या 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, इन दोनों के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है
तो उनका वेपराइजेशन भी क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। जैसे दो लिक्विड अगर मैं लूँ, जैसे दो लिक्विड का अगर मैं मिक्सचर लूँ, एक का अगर बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं हीट करूँगा, टेम्परेचर जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये वाला लिक्विड क्या होगा, बॉयल होगा। बॉइलिंग पॉइंट है ना 40 डिग्री सेल्सियस उसका, तो ये बॉयल होगा। लेकिन ये बॉयल होगा क्या, नहीं होगा। इसके भी थोड़े से वेपर फॉर्म हो गए, लेकिन मेनली क्या रहेगा, वेपर में मेनली कौन सा कंपोनेंट होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो पहले बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे इसका सेटअप अगर देखना है, एग्जैक्ट सेटअप एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ पे तुम देख सकते हो। राउंड बॉटम फ्लास्क दिया है एक, उसमें लिक्विड का मिक्सचर है, ऊपर थर्मोमीटर दिया है कि टेम्परेचर कितना हुआ है वो कंट्रोल करने के लिए। नीचे एक बर्नर भी दिया है, इधर रहेगा ऐसे बर्नर। राउंड बॉटम का फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क में इधर बर्नर लगा हुआ है, इधर थर्मोमीटर लगा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी क्या होगा, जिसका टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री सेल्सियस वाला है वो पहले वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कूल भी करना पड़ेगा। तो कूल करने के लिए ऐसे एक ट्यूब होती है जिसमें वाटर भरा होगा, उसमें से मैं क्या करूँगा, इसके वेपर्स पास कर दूंगा, ठीक है। जो भी पहले बॉईल हो रहा है उसके वेपर्स इधर ज़्यादा होंगे, इधर से मैं क्या करूँगा, एक वाटर का, कूल वाटर का सप्लाई करूँगा, ठीक है। कूल वाटर इधर से फ्लो होगा और इधर से ऐसे आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से कूल वाटर अंदर जा रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। वेपर से क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस कूल वाटर का सप्लाई करते रहना है। तो क्या होगा, अभी ये वेपर्स फॉर्म हुए हैं, ये इधर से यहाँ तक पास होने में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर कंडेंस होने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, किसी बिकर में कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है बहुत, डिस्टिलेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है। ऐसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हीट करो, जिसका भी टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कैसे चूज़ करोगे, एक का 40 है दूसरे का 70 है, 40 के अराउंड टेम्परेचर अगर रखते हो तो मेनली यही कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। फिर कंडेंस करोगे तो यहाँ पे अपने पास ये 40 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट था वो कंपोनेंट यहाँ पे होगा, और जिसका 70 डिग्री सेल्सियस था वो यहाँ पे लिक्विड में बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यही लिखा हुआ है, द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। कहाँ चला गया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली। जैसे अगर मेरे पास क्लोरोफॉर्म है एंड एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन, CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन, एंड दिया है एनिलीन, इन दोनों का मिक्सचर है। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है 334 एंड 457, इन दोनों का मिक्सचर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा, कौन सा कंपोनेंट वेपराइज हो जाएगा, एनिलीन वेपराइज होगा या क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन, द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड carefully. On boiling, the vapors of lower boiling component are formed first. बॉयल अगर इसको हीट कर रहे हो, वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट, जैसे इसमें लोअर बॉइलिंग कौन सा होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, इसके वेपर क्या होंगे, पहले फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन बॉइलिंग द वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट. The vapors are condensed by using a condenser
इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। वेपर्स आर, कंडेंसर का यूज करके वेपर को कूल किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, कंडेंसर कहेंगे, ठीक है। द वेपर्स आर कंडेंस्ड by using a condenser and the liquid is collected in a receiver, ये वाला अपना रिसीवर है नीचे जो है, ठीक है। The vapors of higher boiling component form later and liquid can be collected separately. The vapors of higher boiling component, हायर बॉइलिंग वाला कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखो, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन का, या फिर अलग अलग एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे ईथर एंड अल्कोहल्स। ईथर है और अल्कोहल है, क्या पहले बॉयल होगा, ईथर एंड अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो ईथर क्या हो जाएगा, पहले बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मिक्सचर लूँ इनिशियली ईथर प्लस अल्कोहल, ईथर प्लस अल्कोहल, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ईथर पहले बॉयल हो जाएगा और यहाँ पे बच क्या जाएगा, अल्कोहल यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। ये जो अपन ने प्रोसेस देखा जिसमें से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन भी कहा जाता है या फिर सिंपल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन के और भी कुछ टाइप्स है, वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन के बाद नेक्स्ट डिस्टिलेशन का टाइप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ होता है, जैसे अगर दो कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर क्लोज है तो उस केस में तो मैं सिंपल डिस्टिलेशन अगर यूज़ करूँ, जैसे मेरे पास दो लिक्विड ए लेता हूँ और बी, इसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट रखूँ 50 डिग्री सेल्सियस और इसका अगर मैं रखूँ 55 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं हीट करूँगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम क्लोज ही है, तो क्या होगा, दोनों लिक्विड के वेपर्स फॉर्म होंगे। और जब कंडेंस भी करोगे तो दोनों लिक्विड के वेपर्स मतलब कंडेंस हो जाएंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन तो यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे यूज़ होता है नया मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके सेटअप में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, वो बताता हूँ। एक एक पॉइंट देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स इज़ नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैनॉट बी यूज टू सेपरेट देम। अगर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो उस केस में सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, द वेपर्स ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस साइमल्टेनियसली। अगर जैसे ये है, इनको अगर मैं हीट करूँगा तो इनके वेपर्स एक ही साथ बनेंगे, कंडेंस भी एक ही साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है। द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन सच केसेस। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। इन दिस टेक्निक वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम is fitted over the mouth of the round bottom flask। इसमें क्या होता है, जैसे इसका सेटअप है, देखो इसमें पूरा का पूरा सेटअप सेम है, बस यहाँ पे क्या है, जो अपना राउंड बॉटम फ्लास्क है यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है वो भी देखेंगे आगे। इसके भी दो टाइप्स दिए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो सकते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है वो देखो।
द वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर दो लिक्विड्स हैं, जैसे मैंने इनको हीट किया, तो इसमें एक का है बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड का है 55 डिग्री सेल्सियस। अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है? बी वालों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, बी और बी के मॉलिक्यूल में मोर अट्रैक्शन है। ये सबको क्लियर है? इसलिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऐसे कुछ ब्लॉक किया जाता है, वेपर्स ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ग्लास के बीड्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे, या फिर अलग अलग टाइप का यूज़ होता है। इसमें अभी क्या होगा देखो, जैसे वेपर फॉर्म हुए, पहले कंडेंस क्या होगा, बी या ए, बी में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ए में कम है, इसके वेपर्स पहले कंडेंस होंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ऊपर मूव हो रहे हैं, वेपर्स तो दोनों के फॉर्म होंगे ही, ए प्लस बी दोनों के वेपर ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें कंडेंस पहले कौन सा हो जाएगा, बी कंडेंस होगा। ऊपर तक किसके वेपर जाएंगे? फिर यहाँ पे ऐसे हीट का एक्सचेंज भी होगा। बी अगर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। बी वाला अगर वेपर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो वो क्या करेगा, हीट दे देगा। तो हीट किसको देगा, वो ए को हीट देगा। तो ए वाला क्या होगा, ए के वेपर्स ऐसे वहाँ ऊपर तक जाएंगे, बी के वेपर्स क्या होंगे, यहीं पे ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे। तो बी के वेपर्स कंडेंस होकर नीचे आ सकते हैं, ए के वेपर्स कम कंडेंस हो गए। तो यहाँ पे ऊपर जो मुझे मेनली फ्रैक्शन मिलेगा, जो कंडेंसेशन के लिए फ्रैक्शन यूज़ होगा, जैसे इधर से मैंने क्लोज कर दिया, कंडेंसेशन के लिए जो फ्रैक्शन मिलेगा वो मेनली किसका रहेगा, ए का रहेगा, ठीक है। बी का कंडेंसेशन यहीं पे हो गया है मेनली, ए के वेपर्स ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ए और बी के फ्रैक्शन सेपरेट कर दिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं, ठीक है। पढ़ता हूँ आगे का पैराग्राफ, अभी यही लिखा है आगे सब। वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले ही कंडेंस हो जाते हैं, चाहे तो यहाँ पे बी गेट कंडेंस कर देता हूँ, बी गेट कंडेंस्ड, ठीक है। द वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो वेपर ऊपर तक जा रहे हैं, इसमें मोर वोलाटाइल कौन सा है, ए है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बी का अमाउंट या बी का फ्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल एकदम। द वेपर्स राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट by the time the vapor reach the top of the fractionating column, these are rich in more volatile components। यहाँ तक पहुँचने तक क्या हो जाता है, ए वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, बी वाला कंपोनेंट कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर तक जब ये वेपर पास पहुँच रहे हैं, ऊपर तक, इधर ध्यान दो, ऊपर तक ये वेपर्स पहुँच रहे हैं, तो उसमें मेनली किसके वेपर्स रहेंगे, जो मोर वोलाटाइल है, ए के वेपर्स रहेंगे, बी कंडेंस हो रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे हो रहा है वो भी दिया इधर। These are rich in more volatile components. Fractionating columns are available in various sizes and designs as shown in figures। जैसे यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स दिए हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हो। एक तो है ग्लास बीड्स का, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये ग्लास बीड्स है इधर, ठीक है। और सेकंड है बबल प्लेट कॉलम। बबल प्लेट कॉलम में भी ऐसे इसको वेपर्स को रोकना है अपने को। वेपर्स को अगर रोकोगे तो क्या होगा, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कंडेंस हो जाएगा वहीं पे, और जिसका भी कम होगा वो ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। ऊपर तक जाने में मोर वोलाटाइल वाले वेपर्स ऊपर तक चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
fractionating columns provide many surfaces for heat exchange between the ascending vapors and the descending condensed liquid। यहाँ पे एनर्जी का क्या चेंज आ रहा है, किस टाइप का चेंज आ रहा है? असेंडिंग वेपर्स है। वेपर्स क्या हो रहे हैं? असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। और ये जो बी वाला लिक्विड कंडेंस हुआ है वो कहाँ पे जाएगा? डिसेंड करेगा, ये लिक्विड आएगा नीचे। तो इनमें क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा। तो ये जो बीड्स है या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? इनके एनर्जी का या हीट के चेंजेस के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द ascending vapors and descending liquid या descending condensed liquid, ठीक है। Some of the condensing liquid in the fractionating column obtains heat from the ascending vapors and re-vaporize। क्या होता है? जैसे इधर से वेपर्स आई, इधर से लिक्विड कंडेंस हुए, तो ये वेपर्स के तो मॉलिक्यूल में एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये एनर्जी, ये जो लिक्विड यहाँ पे कंडेंस हुआ है उसको देंगे, तो वो रीवेपराइज भी हो सकता है। रीवेपराइज कौन सा इजीली होगा? ए और बी में रीवेपराइज मेनली कौन सा इजीली रीवेपराइज होगा? ए होगा ना। तो ए रीवेपराइज होगा। ए यहाँ पे कंडेंस भी अगर हुआ है तो इस वेपर से एनर्जी लेके वो रीवेपराइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वेपर्स दस बिकम रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। तो इस प्रोसेस के कारण जो वेपर है वो लो बॉइलिंग कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट ascend to the top of the column। on reaching the top, vapor becomes pure in low boiling component and pass through a condenser and the pure liquid is collected in a receiver। क्लियर है? जैसे यहाँ पे जो फॉर्म हो गए वेपर्स वो मेनली क्या रहेंगे? प्योर ए के वेपर्स रहेंगे, ठीक है। फिर उनको कंडेंस करो और रिसीवर में रिसीव कर दो, ठीक है। आगे का प्रोसेस तो सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही है, ठीक है। After a series of successive distillations, the remaining liquid in the distillation flask get enriched in high boiling component। जैसे ये प्रोसेस बार बार रिपीट अगर किया जाए तो क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला यहीं पे रहेगा और लो बॉइलिंग पॉइंट वाला इधर प्यूरिफाई होके रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये है, ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड vaporization unit in the fractionating column is called a theoretical plate। जहाँ पे ऐसे वेपराइजेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ सेटअप करूँ, इधर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन अगर होता है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल प्लेट क्या है? जहाँ पे वेपराइजेशन या फिर कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट जो है, कमर्शियली कॉलम्स विथ हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स आर अवेलेबल। ऐसे 100 ऑफ प्लेट्स के भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे भी कॉलम हो सकते हैं जिसमें से 100 प्लेट्स हो जहाँ पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन से क्या होता है? कंडेंसेशन मेनली होगा बी का, जैसे इधर इस एग्जांपल में मेनली कंडेंसेशन किसका होगा? बी का ही होगा। और मेनली वेपराइजेशन किसका होगा? ए का ही होगा। तो जितने ज़्यादा प्लेट होंगे ऐसे उतनी बार ये सेपरेशन ज़्यादा होगा। तो जैसे 100 प्लेट्स 100 टाइम्स अगर ये कंडेंसेशन और वेपराइजेशन होता है तो फाइनली जो अपने को मिलेगा वो मेनली क्या मिलेगा? सिर्फ ए ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? One of the technological application of fractional distillation is to separate different fractions of crude oil in petroleum industries। इसका मेन यूज किसमें है? क्रूड ऑयल के अलग अलग फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए है, ठीक है। क्रूड ऑयल के अलग अलग फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे क्रूड ऑयल में, क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कंडीशन यही है, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्लोज है तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इस केस में क्या यूज़ करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इसका याद रखो, क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है, ठीक है।